नमस्कार, मैं हूं आलोक वर्मा और अगले कुछ दिनों में आप नेटफ्लिक्स पर ब्लैक वारंट देखेंगे। आज ब्लैक वारंट किस पर बनी है उस शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं। मेरे साथ हैं तिहाड़ जेल के एक्स लॉ ऑफिसर सुनील गुप्ता। इनसे जानेंगे कुछ बातें ब्लैक वारंट की और बहुत सारी बातें तिहाड़ जेल की पुरानी। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले हम ब्लैक वारंट से ही शुरू करते हैं। क्या है सर, और किस तरह से आप इसको, कौन सी ऐसी बातें हैं ब्लैक वारंट की जो हमसे आप शेयर कर सकें? देखो, ब्लैक वारंट जो है इसका किताब बड़ा सोच समझ के इसका नाम रखा था। मैंने अपने जो मेरा तिहाड़ काल था, तिहाड़ काल में मैंने 8 फांसियाँ देखी हैं। तो जब भी कोई फांसी होती है उससे पहले उसके लिए एक वारंट इशू होता है जिसको कहते हैं कि ब्लैक वारंट, जो कि कोर्ट इशू करती है। तो इसीलिए इस किताब का नाम ही जो है ब्लैक वारंट रखा गया था। इसमें मैंने विवरण दिया है कि जो मैंने 8 फांसियाँ देखी हैं। जैसे मैंने सबसे पहले फांसी देखी मोहम्मद मकबूल भट्ट की, उसके बाद रंगा बिल्ला की देखी, उसके बाद करतार सिंह उजागर सिंह जो कि विद्या जैन मर्डर केस में थे उनकी देखी, उसके बाद जो इंदिरा गांधी मर्डर केस में थे सतवंत सिंह केहर सिंह उनकी फांसी देखी, और लास्ट में जो फांसी देखी मैंने अफजल गुरु की देखी, क्योंकि उसका मैंने विवरण दिया हुआ है उस किताब में। और क्या होता है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है कि अगर आप प्रिजनर की, जिसको कि आपको पता है कि अगले क्षण लटकाने जा रहे हैं, उसकी साइकोलॉजी के बारे में बताते हैं, तो ये एक अच्छा एक विषय होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना उस पर लिखा जाए, तो इसके लिए इसका नाम जो ब्लैक वारंट रखा गया। इसके अलावा मैंने और भी कुछ विवरण इसमें बताए हैं कि जेल की नौकरी कैसे होती है, जेलर कितना अकेला फील करता है अपने आप को, और एक जेल में जो काम करने वाले हैं उनकी कैसी मेंटेलिटी होती है। तो लाइक दिस मैंने कई चीज़ें इसमें बताई हैं। तो आपने ठीक बताया। अब इसके ऊपर जो है सीरीज़ आ रही हैं 10 जनवरी से नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ आ रही है, और उसके 7 एपिसोड जो है इन्होंने बनाए हैं। ब्लैक वारंट के बारे में शायद सर हमें ज़्यादा कुछ ना बता पाए हैं। 10 जनवरी से आप उसको नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, लेकिन सर से हम जानेंगे तिहाड़ जेल की वो बातें जो आज तक ना आपने देखी हैं, ना सुनी हैं और ना ही कहीं पढ़ी होंगी। सर, आप अपनी नौकरी का जो इस वेब सीरीज को भी प्रभावित न करे और हमारे दर्शकों को भी एक नई जानकारी दे, ऐसी कौन सी सबसे बड़ी याद है आपके तिहाड़ काल की जो आप हम सबसे शेयर करना चाहें? सबसे जो लास्ट पे थी, मैंने अफजल गुरु की फांसी जो है देखी थी। तो वो फांसी शायद मुझे काफ़ी लंबे समय तक याद रहने वाली है, क्योंकि मैंने पहली बार ये देखा था कि एक आदमी को जिसको फांसी होने जा रही है, वो जो है एक फिल्मी गाना गा रहा है और अपनी ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहा है जो कि विश्वास नहीं होता। जैसे उसने बताया कि मैं तो एक सोशल वर्कर था और मैं करप्शन के ख़िलाफ़ जो है मैंने जो है एक जिहाद, कह लें जिहाद वर्ड ठीक है या गलत है, करप्शन के ख़िलाफ़ उसने एक जिहाद छेड़ा हुआ था। वो पीयूसीएल का भी जो एक काफ़ी एक एनजीओ है, उसका भी एक्टिव मेंबर था। और जो उसको जो वो लटक रहा है, तो उसमें उसने बताया कि हालांकि विश्वास करने वाली बात नहीं, क्योंकि कोर्ट ने जब उसकी सज़ा कंफर्म कर दी तो हम कमेंट्स करने वाले कुछ नहीं होते, पर उसने कहा कि उसको जो लटकाया जा रहा है गलत लटकाया जा रहा है और उसको फ्रेम किया गया है, जो उसने बताया। तो खैर ये मेरे को काफ़ी एक बात अलग सी लगी। और दूसरा, उसने जब उसको लटकाने के लिए जा रहे थे तो उसने कहा कि मैं एक फिल्मी गाना सुनाना चाहता हूँ। उससे पहले थोड़ी वो थ्योरेटिकल बातें करता रहा कि वो लाइफ भी क्या है जिसमें तुम खाली अपने लिए जी रहे हो, असली जीना तो वो होता है आप सोसाइटी के लिए जियो। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, मतलब इतनी पॉजिटिव बात कोई बंदा कर रहा है जब उसको पता है कि कुछ एक क्षण में जो है उसकी जान जाने वाली है। उसके बाद उसने जो है वो एक गाना था
बॉलीवुड की फ़िल्म थी, बड़ी मशहूर फ़िल्म थी, जिसमें था अपने लिए जिए तो क्या जिए, खुशी ये दिल जमाने के लिए। तो उसने वो फिर पूरा गाना उसने गाया। सुप्रीम जेल थे और जेल का स्टाफ था, मैं था वहाँ, तो हमने भी उसके साथ गाया। तो ये एक खास ही मतलब एक यादगार वो था, तो मैंने कहा मैं आपको बताऊं। सर ये तो हुई एक अफजल गुरु की फांसी की बात। आपने पीछे 7 फांसियाँ भी देखी हैं, 7 और फांसियाँ आपने जैसा कि बताया देखी हैं। और सबसे बड़ी बात आपने देखी है तिहाड़ जेल को बदलते हुए। जब एक तिहाड़ एक समय बहुत बदनाम था, एशिया की सबसे बड़ी जेल थी, उसके बाद यहाँ की डीजी ने मैग्सेसे अवार्ड दिया। उसके बाद आप लोगों के नेतृत्व में ही वहाँ पर कई सारी सामाजिक गतिविधियाँ शुरू हुई, जो जो तिहाड़ जेल का नाम सुधार गृह रखा गया। बहुत सारे ऐसे फेज देखे। तो ऐसी कुछ बातें जो काफ़ी दिलचस्प हों, कुछ कैदियों से जुड़ी हुई, या कुछ कैदी ऐसे थे जो पढ़ लिख के बहुत अच्छे बने वहाँ पे, कुछ हमसे शेयर कर सकें आप। देखिए क्या है कि इसका जेल का नाम जो है, जेल को आजकल जो है करेक्शनल होम कहते हैं। पहले जो जेल होती थी, जेल का काम होता, जेलर का काम होता था कि प्रिजनर को सेफ एंड सिक्योर कस्टडी में रखना। सेफ कस्टडी मतलब कि कोई प्रिजनर जेल से भागे नहीं। सिक्योर कस्टडी का मतलब ये है कि कोई उसके ऊपर अटैक ना करे, कोई और किसी तरीके का उसके खिलाफ वायलेंस ना हो। तो खाली एक ही फंक्शन होता था, सेफ एंड सिक्योर कस्टडी ऑफ द प्रिजनर। उसके बाद जो अब रिफॉर्म्स का दौर आया, रिफॉर्म्स का दौर जो आया ये 1980 की बहुत फेमस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है सुनील बत्रा की, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद चार्ल्स सोबराज वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, इस टाइप की ये इस टाइटल की जजमेंट थी ये। तो हालांकि वो जजमेंट आई, सभी ने पढ़ा, पर उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तो 1993 के बाद जो है इसके ऊपर असर होना शुरू हुआ, जिसमें कि हम लोगों ने तिहाड़ जेल में सबसे पहले हम लोगों ने समझना शुरू किया खाली सेफ एंड सिक्योर कस्टडी जो है हमारा फंक्शन नहीं है। उनका रिफॉर्मेशन, रिहेबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन ऑफ प्रिजनर, ये भी हमारा एक फंक्शन है। तो उसके बाद हमने जेल में काफ़ी सारे एनजीओज़ को इन्वॉल्व किया, और एनजीओज़ को इन्वॉल्व करके जितने सुधार प्रोग्राम थे उसमें एनजीओज़ को इन्वॉल्व करके एक तरह का सोसाइटी को हमने इन्वॉल्व किया, स्कूलों को इन्वॉल्व किया, पब्लिक की काफ़ी सारी इन्वॉल्वमेंट इसमें हुई। देखिए सबसे पहली बात ये होती है कि सुधार का मतलब क्या होता है। सुधार का मतलब ये होता है कि एक आदमी का सोच को ठीक करना। सोच को ठीक करना ये है कि एक आदमी ने क्राइम किया, किसी भी कारणवश उसने क्राइम अगर किया है, हैबिचुअल वो नहीं है, तो उसमें यह है कि हम उसको बड़े आराम से जो है हम सुधार सकते हैं। कैसे सुधार सकते हैं? आपने सोच में परिवर्तन करना है। पहले उसकी नेगेटिव सोच थी कि दूसरे का नुकसान करना है, फिर उसकी जो है एक आपने उस सोच को जो पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने का मतलब ये है कि आपने उसको बताना है कि लाइफ तू जो पैदा हुआ है, लाइफ का पर्पस क्या है, क्यों तू पैदा हुआ है, भगवान ने तेरे को क्यों पैदा किया है, किसी घर में क्यों पैदा किसी मतलब कोई गरीब घर में पैदा होता है, कोई अमीर घर में पैदा होता है, तो ऐसे पैदा क्यों होता है। ऐसे करके हमने ये सब उसको बताना शुरू किया, और इसके लिए हमने एनजीओज़ की हेल्प की। और इसका असर ये हुआ कि जो दिल्ली का, देखिए जो जेल के सुधार होते हैं उसका असर पूरी स्टेट के ऊपर पड़ता है। दिल्ली में अगर मैं 93-94 से, क्योंकि इसको हमने फॉर्मलाइज किया है ये सुधारों को, दिल्ली में उस टाइम पे जो इसकी जो रेसिडिज्म रेट होती है, रेसिडिज्म रेट मीन्स कि कोई आदमी बार बार जेल में जो आता है, जो पहले 23% होती थी वो कम होते हुए 19% पे आ गई थी। इसका मतलब ये है कि आपकी 4% जो है, ये बहुत बड़ी परसेंटेज होती है कि 4% लोग जो है आपके दोबारा क्राइम करके जेल में नहीं आए। इसके अलावा जो सुधार किए, फिर इसको सुधार का जो हमने प्रोग्राम शुरू किए, धीरे धीरे 1996 में एक ऑल इंडिया मैनुअल बना। उसमें भी इस चीज़ को जो है सुधार को एक अपना जेलर का एक पर्पज, हाँ, कर्तव्य बताया कि आपने सुधार करना है। मतलब जिसकी नींव जो है तिहाड़ में रखी गई,
उसको अब आज की डेट में उसको ऑल ओवर इंडिया में ये माना जाता है कि सुधारना जो है, प्रिजनर को सुधारना, ये भी जेलर का कर्तव्य है। और उसकी जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं उसमें लिखा जाता है कि इसकी ये कितना सुधारात्मक प्रवृत्ति का आदमी है जो जेलर है, तो उसको जो है पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो सुधार के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि हम NGOs का वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग मेडिटेशन आप देखें, विपासना मेडिटेशन देखें, या आप राजयोग, और बहुत तरीके के जो है ये मेडिटेशन हमारा मेन टूल है कि एक आदमी को एक उसके दिमाग में शांति लाना। जब वो शांति आती है उसके दिमाग में, उसके बाद उसको फिर काम सिखाना। जब वो काम सीखता है तो काम सीखने के बाद जो है वो काम सीखने में इंटरेस्ट वो होता है, एक इंटरेस्ट दिखाता है, और इंटरेस्ट दिखा के उसके बाद उसमें एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि जो मैं क्राइम करके जो मैं शॉर्टकट से जो है अपनी जीवन बसर कर रहा था, तो मेरे पास एक ऑनरेबल वे भी है उसको जीने का। तो उसने फिर वो जब उसको ये सब चीज़ें समझ आती हैं तो वो जो है फिर अपनी बाहर जाके वो क्राइम नहीं करता। तो ये हमारा देखना है। देखिए वैसे भी क्या होता है, आदमी हमारे अगर हम शास्त्रों के हिसाब से चलें तो उसमें भी 4 वर्ण दिए गए हैं। तो हर एक वर्ण बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग है। जैसे अगर आप 60 साल के हो गए तो उसके बाद वो जो है आपका जो है जब वृद्धावस्था होती है तो उसको संन्यास आश्रम कहते हैं। तो संन्यास आश्रम क्या होता है, जहाँ आदमी 60 साल तक अपनी पूरी फैमिली के साथ लगा रहा है, फैमिली माया जाल में फंसा हुआ है। तो एकदम जाके उसको जब पता होता है कि अब बस माया जाल से अलग होने का टाइम आ गया, तो एकदम वो चेंज हो जाता है। कोई ऋषि बन जाता है, कोई साधु बन जाता है, ऐसे अलग लोग। तो उसी चीज़ से हमने ये एक लीफ लेते हुए हमने इसको सुधार के प्रोग्राम को किया। और आज की डेट में अगर आप देखें तो तिहाड़ जेल जो है अग्रणी है सुधार के कार्यक्रमों में। सर, तिहाड़ जेल की सबसे बड़ी वो स्टोरी क्या थी जिसमें कोई पढ़ लिख कर कुछ बन गया कैदी होने के बाद? देखिए सबसे पहले हमने जो शुरू किया उसमें हमने जेल में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के हमने परमानेंट सेंटर खोले। तिहाड़ से हमने शुरुआत की इसकी, और आज ऑल ओवर इंडिया में जो है ये जो है सेंटर जो है खुले हुए हैं। तो इनके सेंटर खुलने के बाद जो है हमने किया कि जिस प्रिजनर ने 7वीं 8वीं पास था और अगर वो 10वीं पास करना चाहता है, या 10वीं 11वीं पास था, 12वीं पास करना चाहता है, या कोई BA MA वगैरह करना चाहता है, तो उसको हमने एक शेप दे दी यहाँ पे, वो अगर करना चाहे तो वो कर सकता है। तो हज़ारों लोगों ने यहाँ से, जो मैंने देखा कि जो 5वीं 7वीं पास करके आए थे, तो यहाँ पे जो है वो आके उन्होंने BA MA कर लिया। और एजुकेशन अगर आप ले लोगे तो नेचुरली आपका जो सोचने का ढंग जो है ज़िंदगी के लिए वो आपका बदल जाएगा। इसके अलावा फिर हमने जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी यहाँ शुरू किया। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जैसे किसी ने SSC का एग्ज़ाम देना है या किसी ने इवन UPSC का एग्ज़ाम देना है, तो उसकी हमने यहाँ तैयारी करनी शुरू की। और काफ़ी अच्छे उसके रिजल्ट निकले। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, एक प्रिजनर था, वो रेप के केस में अंडर ट्रायल था, अपना कोचिंग सेंटर चलाता था बाहर वो, तो रेप के केस में अंडर ट्रायल था। तो वो जो है उसने IAS की उसमें परीक्षा में वो बैठा और उसने IAS क्लियर कर लिया। IAS क्लियर करने के बाद इवन इंटरव्यू में भी उसका वो सिलेक्शन हो गया, और उसके बाद वो आज की डेट में काफ़ी अच्छी पोजीशन पे जो है वो यूपी में, उसमें जेल में, यूपी में बाहर उसमें तहसीलदार वगैरह अच्छी उस पर पोस्ट के ऊपर जो है वो लगा हुआ है। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं कि जिसमें कि वो प्रिजनर जो है उसने जेल से एजुकेशन की, बाहर जाके वो लेक्चरर वगैरह, टीचर वगैरह वो लगे हुए हैं। तो देख के अच्छा लगता है कि जेल से वो करके गए हैं और वो बाहर अपना जीवन जो अच्छे तरीके से चला रहे हैं। सर, ब्लैक वारंट की ज़्यादा बातें तो आप शेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन
मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि तिहाड़ जेल में कई सारे बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल जैसे छोटा राजन हो या साल सोबराज जैसा महाठग हो या कोई बहुत बड़ा राजनीतिक कैदी हो, जैसे कि अभी जिनका निधन हुआ ओम प्रकाश चौटाला या और लोग भी अरेस्ट रहे हैं, गिरफ्तार रहे हैं, कन्विक्शन भी हुआ कईयों को इसमें और कई साल तक ये लोग जेल में रहे। तो इनमें से ऐसा कौन सी ऐसी जो कोई याद हो जो इनसे जुड़ी हुई हो? देखिए, चार्ल्स सोबराज का मैंने अपने ब्लैक वारंट पे लिखा हुआ है कि चार्ल्स सोबराज काफ़ी देर, जब मैंने जेल की नौकरी ज्वाइन की 81 में, मेरा एनकाउंटर उसी चार्ल्स सोबराज से ही हुआ था। और इनफैक्ट चार्ल्स सोबराज ने हेल्प की थी मेरी, क्योंकि मैंने अपनी ज्वाइनिंग, स्टेट गवर्नमेंट ने मेरे को सिलेक्ट किया था। उनके सिलेक्शन के बाद जो है, मैं यहाँ जब ज्वाइन करने आया तो यहाँ पे जो सुप्रिटेंडेंट जेल थे वो पंजाब हरियाणा से वो आए हुए थे, तो वो नहीं चाहते थे कि दिल्ली वाले ज्वाइन करें। तो हमारा पहला पहला बैच था जो दिल्ली का था, तो उन्होंने कुछ ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए ताकि हम ज्वाइन ना करें। तो उसमें चार्ल्स सोबराज ने मेरी हेल्प की। वो, हाँ, आपको मैं बताऊँ, जेल की वर्किंग ऐसी होती है कि अगर प्रिजनर्स जेल एडमिनिस्ट्रेशन का साथ ना दें तो प्रिजन को चलाना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। हर एक चीज़ में प्रिजनर्स का साथ होता है। आपने खाना बनाना है तो प्रिजनर खाना बनाते हैं, क्योंकि पेड लेबर का यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। आपने सफाई करनी है, प्रिजनर सफाई करेंगे। आपने ताले खोलने हैं जेल के, तो देखिए जेल का जो है ताला चाबी इसका जो है एम्बलम होता है। तो इतने ताले होते हैं, इतनी चाबियां होती हैं जो कि एक सिपाही को लगानी पड़ती हैं, तो वो प्रिजनर हेल्प ना करें तो हम नहीं कर पाते। ऐसे ही है कि अगर किसी जेल में उसको रात के टाइम पे जो झगड़ा हो जाता है प्रिजनर में आपस में, तो सिपाही जब तक पहुंचते हैं उससे पहले ही प्रिजनर जो है वो झगड़े को निपटा के सब अच्छा, वो कहते हैं सब अच्छा, हमारे यहाँ बड़ी अच्छी टर्म है, टर्मिनोलॉजी है। सब अच्छा का मतलब एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन। आपने 3 इडियट में देखा होगा, ऑल इज वेल कहते हैं वो। पर ये बहुत पुरानी अंग्रेज़ों के टाइम की वो एक टर्मिनोलॉजी है, सब अच्छा, मतलब एवरीथिंग फाइन। मतलब आप जो बात हो, हम जैसे जेल में जाते हैं, जेल की सुबह प्रिजनर्स की काउंटिंग होती है। प्रिजनर्स की काउंटिंग, अगर शाम की जो काउंटिंग पिछली शाम को जो बंद किए होते हैं उससे मिलती है, हम कहते हैं सर सब अच्छा। रात को होती काउंटिंग, वो सुबह की उससे मिलती है, जितने छोड़ दिए कितने आए वो मिल जाता है, हम कहते हैं सब अच्छा। खाना बन गया, कहते हैं सब अच्छा जी खाना, मतलब इट मीन्स कि एवरीथिंग गोइंग वेल। तो ये सब अच्छा में प्रिजनर्स का बहुत साथ होता है। इसके अलावा देखें, जैसे कोई वकील है जेल के अंदर आ गया, तो हर कोई काम करना चाहते हैं जेल में ना, खाली बैठना नहीं चाहते। ज़्यादातर जो समझदार प्रिजनर होते हैं वो काम करना चाहते हैं। तो जो भी आता है वो यही कहते हैं सर हमें कोई काम दो। हालांकि हम अंडर ट्रायल से काम नहीं ले सकते लीगली, पर फिर भी अगर वो उनकी रिक्वेस्ट है, अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं तो हमसे काम ले सकते हैं। अंडर ट्रायल को कुछ नहीं मिलता अगर वो काम कर रहा है। अगर कन्विक्ट काम करता है तो उसको वेजेस भी मिलते हैं और दूसरी अच्छी डाइट वगैरह सब चीज़ मिलती है। तो अंडर ट्रायल के लिए हमने लिख के भेजा था कि जो काम करते हैं उनको देने के लिए, शायद अब शुरू हो गया तो मुझे पता नहीं। तो अब जैसे कोई किसी का मुकदमा है, किसी ने मुकदमा जेल वालों के ऊपर डाला कि बीटिंग के लिए या कुछ टॉर्चर के लिए, कुछ भी मुकदमा उसने डाला, तो कोर्ट हमसे कमेंट्स मांगेगी। तो उसके कमेंट्स जो बनाने होते हैं कंसर्न जेल से जो आते हैं, आपको हैरानी होगी सुन के कि ये सारे कमेंट्स प्रिजनर बनाते हैं। जो टाइपिंग का काम है सारा प्रिजनर करते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि हज़ार पेज, हज़ारों में पेज टाइप करने होते हैं। हम प्रिजनर्स को ये टाइपराइटर वगैरह उनके उनमें दे देते हैं, सेल्स में उसमें दे देते हैं, वो अपना टाइप करके ले आते हैं। और सुबह हज़ारों पेज का जो रिप्लाई जाना होता है सुबह हमारा चला जाता है, क्योंकि हम उसको पढ़ के, अगर जनरली वो, क्योंकि वो जानते हैं कि क्या जवाब बनना है, तो पीछे से ज़्यादातर ये ऐसे जो प्रिजनर होते हैं वो वकील ही होते हैं, तो बहुत अच्छा रिप्लाई बना देते हैं। ऐसे खाने का होता है, खाना इतना अच्छा टेस्टी होता है उनका जो ये बनाते हैं। सफाई वगैरह आप देखोगे तो आपने तो शायद जेल में आपने विजिट की हुई है, आप देखेंगे जेल में इतने बड़े बड़े गार्डन जो है मेंटेन किए हुए हैं।
किसी भी अच्छे गार्डन से, दिल्ली का कोई भी आप अच्छा गार्डन ले लो, उसको हम हमारे गार्डन जो है मुकाबला करते हैं, इतने फूल लगते हैं, इतना अच्छा वो है। तो ये सब जो है प्रिजनर के सहयोग से होता है, और जो प्रिजनर इसमें सहयोग करते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया ब्लैक वारंट के बारे में कि अफजल गुरु से संबंधित जो बात थी वो आपकी स्मृति बहुत लंबे समय तक रहेगी, और इसी तरह आपने बताया चार्ल्स सोबरास की जब आप रिक्रूट होकर आए तो आपकी बहुत बड़ी मदद की उन्होंने। तो ऐसा ही कोई कन्विक्शन से जुड़ा हुआ जो कैदी था, जो कन्विक्ट होके उसका सज़ा ख़त्म होकर जा रहा हो, ऐसा कोई किस्सा जो आपको याद रह रही हो और काफ़ी लंबे समय तक याद रहे? हाँ देखिए, ऐसे तो काफ़ी होते हैं। जैसे उम्र कैद होती है किसी की, उम्र कैद होती है तो जिसके उनको जाने से आपको भी रियल दुख पहुंचा कि हाँ, तो उम्र कैद होती है, तो उम्र कैद में उनको 14 साल के बाद उनका केस प्री मैच्योर रिलीज के लिए जाता है। तो उसमें तो दुख होता है कि किसी ने आपके साथ 14 साल या 15 साल जेल में काटे हैं और आपकी हेल्प की है, तो वो जा रहा है छोड़ के, तो आपको दुख होता है। एक मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। क्या हुआ कि एक नॉर्वेजियन, हाँ नॉर्वेजियन नेशनल था, लियो गैसनियर। तो लियो गैसनियर जो था गोरा था, तो उसके ऊपर चार्ज लगा था कि वो 1 किलो स्मैक इंडिया से नॉर्वे में लेके जा रहा था, और उसको एयरपोर्ट पे उसको पकड़ा था। तो जब वो जेल में आया तो बहुत डिस्टर्ब था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था वो, क्योंकि जब आदमी डिस्टर्ब होते तो आप उससे उम्मीद नहीं कर सकते कि पॉजिटिव बात करेगा। वो इंडियंस को गाली निकालता था, बहुत गंदी गंदी गालियाँ निकालता था, हर एक से लड़ाकू किस्म का जो है वो उसकी नेचर बन गई थी। तो हमने कहा चलो इसके लिए बड़ा अच्छा तरीका है कि इसको हमारे यहाँ मेडिटेशन की जो प्रोग्राम है उसके किसी एक प्रोग्राम में इसको डाल दो। तो एक विपासना करके मेडिटेशन होती है गोयंका जी की, तो उसमें इसको हमने ज़बरदस्ती भेजा। वो जाना नहीं चाहता था, हमने उसको कहा जा, क्योंकि उसमें इंग्लिश में भी होती है, हिंदी में भी होती है। तो उसको इंग्लिश में जब बात करने वाला उसमें दिखे तो उसने उसको थोड़ा इंटरेस्ट जागा, तो उसने ज्वाइन कर लिया। तो जब उसने विपासना का प्रोग्राम किया तो उसकी जो इतनी जो वो जेल वालों के खिलाफ उसकी इतनी नेगेटिविटी थी, वो धीरे धीरे उसकी थोड़ी दूर हुई, मतलब उसने थोड़ा सा शांत रहना शुरू किया। तो फिर उसने रिक्वेस्ट की कि मेरे को एक और कोर्स करवा दो इसका। उसको हमने एक और कोर्स करवा दिया। तो उसके बाद करके वो ऐसे करते करते उसने करीब करीब 10 कोर्स कर लिए। 10 कोर्स कर लिए। तो उसके बाद क्या था कि हम उस टाइम पे जैसे हमारे विपासना के कोर्स या आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स या जो भी मेडिटेशन कोर्सेज होते थे, जब ख़त्म होते थे तो हम उसको प्रेस को जब बुलाते थे, तो ऐसे ही हमने प्रेस को बुलाया। तो प्रेस ने उसका वो जब इंटरव्यू लिया तो उसने बताया कि मेरे को ये जो मेडिटेशन के कोर्स से है इतना असर हुआ है कि जो मैं पहले इतना अपने आप को इतना एजिटेटेड फील करता था, अब मैं बिल्कुल एजिटेटेड फील नहीं करता, क्योंकि मुझे अब पता लग गया है कि लाइफ का मतलब क्या है। लाइफ का मतलब जो है ये है कि भगवान ने आपको जो है एक इस यूनिवर्स में भेजा है, तो है क्या, छोटी सी वो है लाइफ है, ज़रा कुछ बात हो जाए, एक पल का पता नहीं कि कोई क्या हो जाए। तो ये वाली बात मुझे समझ आ गई। और दूसरा ये मुझे समझ आ गया है कि तुम जैसे कर्म करोगे उसका फल मिलेगा मिलेगा। तो ये चीज़ें मुझे समझ आ गई, इसलिए मैं बिल्कुल अब मेरा माइंड शांत है। तो चलो यहाँ तक तो बात हो गई। ये वाली बात उनके नॉर्वे, क्योंकि फॉरेन के टीवी वाले भी आए थे, तो वहाँ भी नॉर्वे में भी ये बात पहुँच गई। तो वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा वो आया अखबारों में कि एक शैतान था वो साधु बन गया इंडिया की जेल में जाके। तो ये बहुत अच्छा था। उसके बाद इसी के बारे में मैं और बता रहा हूँ। तो इसके ऊपर मैंने जैसे आपको बताया कि इसके ऊपर चार्ज था कि इसने 1 किलो स्मैक जो है यहाँ से ड्रग ट्रैफिकिंग का केस था, लेके जा रहा था। तो ये इसने फिर हमें एक एप्लीकेशन दी मेडिटेशन के। उसने इतने सारे कोर्स कर लिए, कोर्स भी कर लिए, साथ में फिर मेडिटेशन के कोर्सेज में एक आदमी धम्मा सेवक बन के सेवा कर सकता है उसमें। तो ये सेवा के लिए इसको
क्योंकि इतने रिपीट कोर्सेज वो अलाउ नहीं करते, तो इसने एज ए सेवक उसमें काम किया, विपස්සना और आर्ट ऑफ लिविंग के। इनफैक्ट एक कोर्स उसने मेरे साथ ही किया था। तो उसके बाद उसने एक एप्लीकेशन दी अपनी कोर्ट को कि मैं अपना क्राइम कन्फेस करना चाहता हूँ। तो जब जज को उसने कहा कि मैं क्राइम कन्फेस करना चाहता हूँ, तो जज ने कहा इसने 2 साल बेकार कर दिए। 2 साल तक तो, क्योंकि जैसे ही किसी आदमी को जेल भेजा जाता है उसके ऊपर चार्ज लगता है कोर्ट के आगे, जज उससे पूछता है कि तुम चार्ज अपना एक्सेप्ट करते हो या डिनाई करते हो। तो 90% लोग डिनाई करते हैं, तो इसने भी डिनाई किया था। तो जज को शक हुआ कि क्यों ये एक्सेप्ट कर रहा है। जज ने उससे पूछा तेरे पर कोई प्रेशर वगैरह तो नहीं है? वो कहना नहीं जी नहीं, मैं कोई प्रेशर नहीं है, अब मैं लाइफ का मतलब समझ गया हूँ। इवन दो मैं जो है फिजिकली मैं इनकारसरेटेड हूँ, पर मेंटली मैं बिल्कुल लिबरेटेड हूँ। तो मुझे कोई वो नहीं है, मेरे को अपने कर्मों की सज़ा मिलनी चाहिए, तो मैं अपनी इच्छा से जो है अपनी सज़ा को कबूल करना चाहता हूँ। तो जज ने उसको वार्न किया कि एनडीपीसी एक्ट में जो है 1 लाख रुपए जुर्माना है और 10 साल मिनिमम जेल में काटने पड़ेंगे। वो कहते हैं नहीं, जितनी मर्जी आप सज़ा दे दो, तो मैं रहने के लिए तैयार हूँ। जज ने कहा ये पता नहीं कैसा कैसा इश्यू हुआ है। तो ये सारा मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना मेडिटेशन का कितना असर होता है। तो उसके बाद फिर उसने जज के सामने उसने क्राइम अपना एक्सेप्ट किया। उसने कहा कि मैं 2 किलो स्मैक जो है लेके जा रहा था, अब मुझे ये नहीं पता कि 1 किलो स्मैक का जो है पुलिस वालों ने क्या किया। तो बाकी तो जज ने उसको फिर 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। वो बड़ा हंसता हुआ वापस आ गया, जेल पे आ गया। उसके बाद इसका इतना शोर मच गया था सब जगह कि एक शैतान जो है साधु बन गया है, खासकर नॉर्वे की उसमें। तो वहाँ से लोगों ने पैसे इकट्ठे किए। इसकी बड़े गरीब परिवार से था, तो पहले ये इसके घर से मिलने कोई नहीं आता था। तो इसकी एक बूढ़ी माँ थी, तो जब इन्होंने पैसे वगैरह इकट्ठे किए तो बूढ़ी माँ को पैसे दी, जाके बेटे को मिल गया। तो वो बेटे को मिलने आई, तो उसने तब भी प्रेस वाले उसके पीछे आए और काफ़ी इसको प्रेस ने हाईलाइट किया था। तो उसके बाद जब इतना इसकी पब्लिसिटी हो गई, तो मुझे याद है उस टाइम पे इनके नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया की विजिट पे आ रहे थे, इंडियन पीएम से मिलने आए। तो उनका एक एजेंडा आइटम ये भी थी जो उनकी आपस में मीटिंग का था कि इसकी सज़ा, लियो गैसनियर की सज़ा जो है इसको कम्यूट करना। तो मैंने कभी भी नहीं देखा था कि जिसको 10 साल की कैद एनडीपीएस जैसे ऑफेंस में हुई हो तो उसकी सज़ा को माफ़ कर दिया गया। तो उसकी सज़ा जो है माफ़ कर दी गई। तो वो करीब 4-4.5 साल के आसपास थे, उसे वो छूट गया। छूटने के बाद उसने, वो हमारे टच में रहा, उसने फिर वहाँ से जैसे प्रिजन की हेल्प, हम जो सोसाइटी की हेल्प लेते हैं प्रिजन रिफॉर्म प्रोग्राम में, उसने वहाँ से एक जो गर्म कपड़ों की वो होती है, गर्म कपड़ों का पूरा एक जहाज़ उसने वहाँ से भेजा हमारे यहाँ के प्रिजनर्स के लिए। और आज की डेट में जो है वो वहाँ पे प्रिजन रिफॉर्म्स के जो नॉर्वे उसमें है उसमें लगा हुआ है। तो वो मुझे याद है क्योंकि वो मेरे अभी भी टच में है, तो इसलिए मुझे याद है इसका। हाँ सर, एक आखिरी क्वेश्चन, जेल के कैदियों के बीच की कोई लव स्टोरी? देखिए क्या था कि जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिजनर्स का जो है ये जेल में हमारी हेल्प करते हैं काम करने में। ऐसे ही मैं लीगल एड सेल चलाता था। तो लीगल एड सेल में लीगल एड सेल में जो है प्रिजनर्स को मैंने रखा हुआ था। तो एक प्रिजनर था, मैं उसका नाम भी ले रहा हूँ, गुरदीप बग्गा। किताब में भी मैंने नाम उसका लिखा हुआ है। तो गुरदीप बग्गा को एक रिसर्चर थी बाहर से जो हमारे पास आती थी, वो प्रिजनर साइकोलॉजी के ऊपर जो है वो रिसर्च कर रही थी। तो जो भी रिसर्चर करते थे, जब उनको सुप्रीम जेल परमिट कर लेता था, तो मैं ही वो उनका जो है, जो उनका प्रोजेक्ट होता था उसमें डेटास वगैरह जो कलेक्ट करने होते, तो हमारे लीगल सेल जो हमारी पूरा करती थी। तो एक दिन मैं आया, मैं कोर्ट गया हुआ था,
तो आया तो मैंने देखा कि दोनों गुरदीप बग्गा और वो जो लेडी रिसर्चर थी वो दोनों खड़े हुए थे, अकेले बात कर रहे। मेरे को तब दिमाग में कुछ ठनका, मैंने कोई बात है इनकी। तो खैर वो बात गई। फिर जब वो गुरदीप बग्गा के केस में ऐसे था, वो मर्डर के केस में था, बड़ा अनइंटेंशनल मर्डर था उसका। तो उसके केस में भी उसकी सज़ा जो है माफ़ कर दी थी गवर्नमेंट ने। उसने कोई 10-1 साल काटे थे जेल में, सज़ा माफ़ कर दी थी। फिर मुझे शादी का कार्ड आया तो मुझे पता लगा उसी रिसर्चर के साथ जो है वो शादी कर रहा है। एक और है, मुझे याद है, वो मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि एक हमारी हेड मैट्रन थी, अब तो वो काफ़ी ऑफिसर बन गई है, तो उसने एक रेपिस्ट से शादी कर ली थी। अच्छा, जो मेरी एक जो मेरा अपना एक अपना एक्सपीरियंस मेरा कहता है कि जेल में खासकर जो फीमेल स्टाफ है, तो उनमें ना एक लो एस्टीम होती है, सेल्फ एस्टीम लो होती है उनकी। उसका नतीजा ये होता है कि वो इतनी हाईली एजुकेटेड होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, सुंदर होती हैं, पर मैंने देखा उनका जो उनको जो मैच मिलते हैं कहना नहीं चाहिए किसी, हाँ, बस वो मतलब उनके स्टेटस के हिसाब से काफ़ी कम होते हैं। मुझे लगता है ये सेल्फ एस्टीम लो होती है, इसलिए ये होते हैं। और जेंट्स के लिए मैंने खुद भी अपना फेस किया ये वाली बात कि जो अगर आप पुलिस की नौकरी करते हो तो आपको पुलिस वुमेन मिल जाएगी तो बहुत अच्छा होगा, या अगर आपका रूरल बैकग्राउंड होगा तो आपको गांव वगैरह में तो मिल जाएंगी, पर शहरों में अगर आप जेल की नौकरी कर रहे हो लड़की ढूंढना मुश्किल होता है, तो और लेडी स्टाफ के लिए तो और ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये चीज़ें मैंने देखी हैं, ये मैंने किताब में भी लिखी हुई हैं, तो आपने पूछा तो मैंने कहा आपको मैं बताऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ तिहाड़ जेल के पूर्व लॉ ऑफिसर सुनील गुप्ता। इनका ब्लैक वारंट आप लोग जरूर देखेंगे, और उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में तिहाड़ जेल की वो बातें सुनाई दी होंगी, वो सच्ची दास्तान सुनाई दी होंगी जिसको आपने इसके पहले न जाना होगा, न देखा होगा, न सुना होगा और न पढ़ा होगा। इसी तरह के और वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।